अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ आईटी। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता चलूँ कि सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ आईटी है क्या। इसके अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं कि ये रीड करते हैं कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आने के साथ साथ, ठीक है, इसने किस तरह हमारे जो सोशल बिहेवियर है या हमारा जो सोशल सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर इसने किस तरह जो है वो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं। जब से दुनिया में इंटरनेट आया, ठीक है, इंटरनेट के आने की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो, एक तो हमारी जो सोशल लाइफ है, ठीक है, उसका सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जिसकी वजह से हम दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हुए बंदे के साथ हम कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह या इंटरेक्शन हम उस बंदे के साथ बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आईटी, चूँकि आईटी के आने की वजह से दुनिया को हम एक ग्लोबल विलेज का नाम भी देते हैं। ठीक है, यानी कि दुनिया एक विलेज की शक्ल यानी एक गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है इसके आने की वजह से। अब हमने ये देखना है कि इसके आने की वजह से हमारी जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर क्या क्या जो है वो असरात मुरतब हुए हैं। आजकल इसके एक तो ये हुआ है कि इंटरनेट के आने की वजह से हमारी जो लाइफ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हम हमारी जो ज़रूरत की अक्सर चीज़ें जिसके लिए हमें कि कहीं से रीडिंग वगैरह या स्टडी वगैरह करनी पड़ती थी वो इजीली हमें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। या कोई भी किसी भी काम के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए हो तो इंटरनेट जो होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हमारे जो फोर फादर थे, ठीक है, यानी अबाव अजदाद थे, उनकी निस्बत हमारी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। क्योंकि हम क्या करते थे कि वो तो सिर्फ उससे लोगों को जानते थे जो कि या उनके रिलेटिव्स होते थे या फ्रेंड्स वगैरह होते थे। लेकिन इसकी वजह से जो आजकल की जनरेशन आने की वजह से इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारी जो एक सोशल सर्कल है वो बहुत बढ़ गया। ठीक है, वो ओवर दी वर्ल्ड वाइड हो गया, यानी पूरी दुनिया के ऊपर हमारा जो सोशल सर्कल है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से वो रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ज़ाहिर है आईटी के आने की वजह से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें कुछ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चेंजेस है, जिसकी वजह से आजकल जो बेसिक एग्जांपल है वो ऑनलाइन जो कारोबार होता है, ठीक है, उसके बारे में वो भी एक आईटी के आने की वजह से कंसेप्चुअल आया। उसके बाद एजुकेशन है, ठीक है, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं। हमारे पास कुछ इसकी ख़ास एग्जांपल्स हैं जिनको हम रीड करेंगे और देखेंगे कि सोशल इम्पैक्ट के आने की वजह से, यानी कि जो आईटी के आने की वजह से क्या क्या सोशल इम्प्लीकेशन हुई है हमारे माशरे के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग क्या होता है? क्राउड जिस तरह के आपको इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, हजूम को कहते हैं क्राउड। और सोर्सिंग जो होती है कि यानी कि एक बहुत बड़ा जो क्राउड है वो सोर्स बनता है किसी भी काम के अंदर। ठीक है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्रूव करता है। आजकल क्राउड सोर्सिंग के आने की वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या जो हम वो कोई भी गोल जो हमने अपने लिए सेट किए हुए होते हैं, क्राउड सोर्सिंग के आने की वजह से उसने क्या किया कि उसने उन चीज़ों को हमारे लिए इजी कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, कोई भी बंदा, इसकी मैं अगर सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप कोई भी बंदा जो होता है वो इंटरनेट के ऊपर किसी चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन इनपुट करता है, ठीक है, या कोई भी बंदा जो अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया हुआ उसके अंदर कोई क्वेश्चनिंग वगैरह करता है, तो वो क्या करते हैं कि दुनिया भर से जो लोग उस ग्रुप के अंदर होते हैं वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन या आपको अपने सजेशन वगैरह वहाँ पे वो देते हैं। तो इसकी वजह से कोई भी एक काम जो आप कर रहे हो, ठीक है, अगर वो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है तो क्या होता है कि पूरी दुनिया के लोग जो होते हैं उसके बारे में आपको कुछ सजेशन वगैरह या उसकी जो सलूशन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं। तो इस वजह से क्लाउड सोर्सिंग की वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं
या जो हमने कुछ गोल्स वगैरह सेट किए होते हैं, वो बंदा क्या करता है कि वो इजीली अचीव हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंटरनेट यूज़र होते हैं, ठीक है, जब कोई भी बंदा जो आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है, या आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो वो दुनिया भर से लोग क्या करेंगे कि वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे। आजकल जो मोस्टली चीज़ें चल होती हैं, ठीक है, वो क्राउड सोर्सिंग के ऊपर ही बेस करती हैं। इसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, ठीक है, क्राउड सोर्सिंग की अगर सिंपल सी विकीपीडिया होता है। अब विकीपीडिया जो होता है वो किसी एक बंदे ने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो क्या होता है कि वो पूरी दुनिया के लोगों ने क्या किसी बंदे के बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके इंटरनेट के ऊपर उन्होंने शो की हुई होती है। तो आपको पता है कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह किसी भी चीज़ के बारे में लेनी हो, तो आप विकीपीडिया की हेल्प ले सकते हैं। तो क्या होता है कि पूरी दुनिया के लोग जो होते हैं वो कोई ना कोई अगर कोई टास्क वगैरह शुरू होता है, तो पूरी दुनिया के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह वो इकट्ठी करके देते हैं। यानी कि विकीपीडिया के ऊपर आप कुछ भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहो तो वो आपको इजीली मुहैया हो सकती है। तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने सिर्फ एक ही बंदे ने वो सारे का सारा विकीपीडिया के ऊपर जितना भी डाटा वगैरह मौजूद है वो एक ही पर्सन का है, बल्कि वो पूरी दुनिया के अंदर लाखों या करोड़ों इंसानों ने वो क्या किया हुआ कि वो सारे का वो डाटा वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वो विकीपीडिया के ऊपर अपलोड की हुई हैं। और कुछ इसकी तरह की वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह ब्रिटानिया विकीपीडिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया जो होती है, यानी कि वो कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई होती है, ठीक है, वो सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर उसको वो इन्जॉय करते हैं। तो इस तरह क्राउड सोर्सिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें एक पर्सन से ज़्यादा जो एक पर्सन के पास, क्योंकि वो आप ये कह सकते हैं कि उसके पास वो स्किल या थॉट नहीं हो सकती जो कि 1 लाख या 1 करोड़ बंदे के पास मुख्तलिफ स्किल्स या थाट्स हो सकती हैं। तो वो जिस तरह जब वो सब इकट्ठे होके आते हैं, आपका इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह जो होती है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है बी ए मार्टियन, ठीक है, मार्स, ये मोस्टली ये मरीख के सियारे के रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है। आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है मरीख के ऊपर, ठीक है। अब मेन चीज़ जो होती है वो नासा होती है। नासा की क्या होता है कि एक ख़ास किस्म की नासा क्या करती है कि वो एक अदारा अमेरिका का, ठीक है, जो कि खलाई जो सियारे वगैरह होते हैं, प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, वो उनके ऊपर रिसर्च करता है। और आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके ऊपर यानी कि मरीख के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी सर्चिंग वगैरह हो रही है। तो इसकी वजह से भी क्राउड सोर्सिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा, ये मरी मार्टिन की ये एक ख़ास किस्म की वेबसाइट है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो इसको आकर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह पड़ी होती हैं वो उसके बारे में अपने सजेशन वगैरह या उन टाइप पिक्चर्स को टैगिंग करके वो क्या करते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको देते हैं। और वो वॉलंटियर्स होते हैं, यानी कि वो बगैर किसी पैसे के वो काम करते हैं, यानी कि वो अपनी समझ लें कि वो अपने इंजॉय के लिए काम करते हैं या अपने इंजॉय के लिए वो पिक्चर्स वगैरह के ऊपर सजेशन वगैरह देते हैं। लेकिन इसके बदले में क्या होता है कि नासा को वो सजेशन के बदले में कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ जाता है। तो इसी तरह ये क्राउड सोर्सिंग की भी एक एग्जांपल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब कुछ लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह हो, ठीक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं। अब कभी कभार ये भी हो सकता है कि उन लोगों को इतनी एबिलिटी ना हो, उनके पास इतनी स्किल्स ना हो आउटसोर्सिंग की भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब वगैरह
यानी कि वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों की जो स्किल्स वगैरह होते हैं वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं, या कोई भी लोग जो आके जो कि उनसे ज़्यादा स्किलफुल होते हैं वो एज ए वॉलंटियर ही काम करते हैं, ठीक है, यानी बगैर किसी पैसे के। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो इस तरह के उनको सलूशन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं जो कि उनके प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। आजकल जो मोस्टली चीज़ है कि वो गेमिंग, आजकल दुनिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वगैरह यूज़ करती है, ठीक है, मुख्तलिफ ऐसे कामों में जिनका कि उनको कोई एडवांटेज नहीं होता, जिस तरह टीवी वगैरह ये देखना, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें। तो आजकल लोग तो क्या करते हैं कि वो कुछ लोग जो होते हैं वो गेमिंग वगैरह को इम्प्रूव करने के अंदर उसके लिए वो कुछ ना कुछ गेमिंग के रिलेटेड काम करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ प्राइज़ वगैरह अर्न करते हैं, ठीक है, और उसके बदले में वो उनको इंफॉर्मेशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें वगैरह वो गेमिंग वो क्या लगे गेमिंग डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ सजेशन वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से उनको इसके बारे में जो अपना उनका फालतू टाइम होता है वो इस्तेमाल करते हैं, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फोल्डिट। अब फोल्डिट क्या होता है? फोल्डिट दरअसल ये एक बायोलॉजिकल एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसको प्रोटीन का नाम दिया जाता है। अब प्रोटीन जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और ये एक बिल्कुल ये समझ लें कि ये एक जिस तरह गुच्छे वगैरह होते हैं उनकी फॉर्म में ये होता है। अब इस तरह को क्या किया जाता है कि ये चूँकि बेसिक तौर पर अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उसको बिल्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद होने की वजह से एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसका जो होता है। अब इसके फोल्ड करने के लिए इसको यानी कि फोल्डिंग क्यों ज़रूरी होती है, ये साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं इसको फोल्ड करने के तरीक़ों के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि ये इसकी जो फोल्डिंग होती है, ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से फोल्ड किया जाता है कि ये बहुत सारे जो कह सकते हैं कि बीमारियां वगैरह डिजीज़ वगैरह होती हैं ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से कि इसके रिलेटेड सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अब इसकी क्राउड सोर्सिंग क्या है, ठीक है, साइंसदान जो थे वो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह जो प्रोटीन है, ठीक है, इसको हम फोल्ड कर सकें, ठीक है, इसके जो कह सकते हैं कि जो इसकी मुख्तलिफ अज्जा वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट्स वगैरह जो होते हैं उनको इकट्ठा करके एक ख़ास सीक्वेंस में लेके आ सकें जो कि हमारे लिए आगे हेल्पफुल साबित हो सके। क्योंकि इसकी जो फोल्डेड होती है वो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड जो बीमारियां, कैंसर हो गया, जिस तरह एड्स हो गया, ठीक है, अल्जाइमर जो बीमारियां वगैरह, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इसके अंदर जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ये बहुत ज़्यादा इन बीमारियों को रिकवर करने में हेल्पफुल साबित होती है। अब साइंसदान तकरीबन इसके ऊपर 10 साल तक एफर्ट करते रहे कि हम किसी तरह क्या करेंगे जी इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इसको फोल्ड कर सकें। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने इसके ऊपर एक गेम बनाई, ठीक है, कि इस तरह की गेम बनाई कि जी आपने ये जो स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, प्रोटीन का उन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह दिया और तो उन्होंने गेम के अंदर इस तरह किया कि जी आपने इसको फोल्ड करना और फोल्ड करके आप इसके ऊपर मुख्तलिफ प्राइजेज वगैरह जो होते हैं वो विन कर सकते हैं। और वो काम जो कि साइंसदान पिछले 10 सालों से नहीं कर सके थे, वो जब उन्होंने इसको एक गेम की शक्ल दी, ठीक है, और इस तरह इसको परफॉर्म करने का कहा, तो वो ये काम जो प्रोटीन को फोल्ड करने का काम था वो 3 हफ्तों के अंदर कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्योंकि दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने इस गेम को डाउनलोड किया और उन्होंने अपने ब्रेन को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने इसको फोल्ड किया, ठीक है, अपने हिसाब से, जिसकी वजह से वो क्या हुआ कि जो कि साइंसदान 10 सालों में जिनको इसका सलूशन नहीं था मिला, उनको 3 हफ्तों के अंदर अंदर इसका सलूशन मिल गया। तो इस तरह ये क्राउड सोर्सिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल होती है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग मिलकर जब किसी प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर सजेशन वगैरह या इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं तो वो प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है।
उसके बाद फ्री राइस भी एक गेम का नाम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि फॉर ये एक ख़ास किस्म की गेम है जिसके अंदर के इंग्लिश का एक वर्ड दिया जाता है और उसके रिलेटेड चार जिस तरह एमसीक्यूज टाइप होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह होता है, ठीक है। वहाँ पे एक वर्ड दिया होता है और उसके रिलेटेड चार मीनिंग्स होते हैं। अब क्या होता है कि वो अगर तो वो कोई भी उसका करेक्ट मीनिंग का आंसर दे दे, ठीक है, तो करेक्ट मीनिंग के आंसर के नतीजे में क्या होता है कि वो जो होता है वो 10 ग्राम तकरीबन जो है वो राइस जो होता है वो विन कर जाता है, ठीक है। अब दुनिया जो होती है वो अब ये इंग्लिश के अलावा उसके बाद साइंस की भी वोकेबलरी होती है, ठीक है, उस और जनरल नॉलेज की, यानी कि ये एक मुख्तलिफ नॉलेज को जो होती है वो इसके ऊपर ये इसके एमसीक्यूज वगैरह जो होते हैं वो बने हुए होते हैं और वो लोगों को यही लालच देते हैं कि जी आपने जो अगर आप इसका करेक्ट आंसर दोगे तो आपको जो 10 ग्राम राइस होंगे वो मिल जाएंगे। और ज़ाहिर है लोग वगैरह जो होते हैं वो कोई भी जो लोग होता है वो गेम को खेलते हैं, ठीक है, और प्राइजेस वगैरह विन करके लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 10 ग्राम राइस होते हैं, ठीक है, ये इसकी जो दरअसल बेनिफिशरी होता है ये यूएनओ की फूड, ठीक है, जो कि यूएनओ का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, ये उसके अंदर जो भी कोई विन वगैरह करता है, जितने राइस विन करता है वो यूएनओ को डोनेट कर दिए जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो लोग इस तरह क्या होता है कि ये गेम करते हुए वो कुछ भी लोग जो इस तरह गेम चला रहे होते हैं, ठीक है, वो चावल वगैरह यूएनओ को क्या होता है कि डोनेट कर दिए जाते हैं। उसके बाद किक स्टार्टर एक बहुत ही अहम वेबसाइट होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है कि मुख्तलिफ लोग जो होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया से वो अपने सोल्यूशंस वगैरह रखते हैं, ठीक है। या सोल्यूशन वगैरह किस तरह के होते हैं कि जी लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह उसके ऊपर रखते हैं, अपने आइडियाज़ वगैरह जो होते हैं उस वेबसाइट के ऊपर वो रखे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर क्या होता है कि कुछ फ्रेंड्स और लोग आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अगर किसी को तो वो कोई आइडिया बिज़नेस के रिलेटेड अच्छा लगता है, ठीक है, वो क्या करता है वो पैसे उसको दे देता है बिज़नेस करने के लिए, ठीक है। यानी कि जिस तरह आमतौर पर पार्टनरशिप के अंदर बिज़नेस वगैरह चलते हैं, तो वो क्या करता है कि वो जो उससे बात करके वो उस बिज़नेस के रिलेटेड उस बिज़नेस के ऊपर लगाने के लिए उसको पैसे वगैरह वो मुहैया कर देता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल नहीं होता तो वो फाइनेंसर जो होता है वो अपने पैसे वापस भी ले सकता है। तो इस तरह क्या होता है कि मुतलिक किक स्टार्टर एक ऐसी किस्म की वेबसाइट होती है कि जो कि ऐसे लोगों को बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है, जिनके पास बिज़नेस के आइडियाज़ होते हैं और उनको काम करने का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई सरमाया वगैरह नहीं होता कारोबार में लगाने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ फाइनेंसर फिर आके उनको पैसे वगैरह देते हैं कि जी आप ये बिज़नेस करो, और मुख्तलिफ प्रॉफिट जिस तरह वो अपने हिसाब से परसेंटेज तय करते हैं उसके हिसाब से फिर वो बिज़नेस चलता है। तो इस तरह ये कुछ इस तरह की एग्जांपल थी जो कि क्राउड सोर्सिंग करती हैं, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेटिक्वेट्स, ठीक है। नेटिक्वेट्स जो होती है ये दरअसल एक कह लें कि ये डेरिवेटिव वर्ड है, ठीक है, ड्राइव किया हुआ वर्ड है एटिकेट से, ठीक है। एटिकेट्स क्या होते हैं कि गाइडलाइंस ऑफ प्रॉपर बिहेवियर, ठीक है। एटिकेट्स यानी कि उर्दू में अगर इसकी बात की जाए तो इसको इखलाकियात भी कहा जाता है, ठीक है। तो एटिकेट्स क्या होते हैं कि अब बंदे कोई भी प्रॉपर बिहेवियर के बारे में जो गाइडलाइंस मुहैया की जाती है उसको एटिकेट्स किया जाता है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जो प्रॉपर बिहेवियर की गाइडलाइन होती हैं उसको नेटिकेट का नाम दिया जाता है, क्योंकि उसके साथ इंटरनेट जो होता है वो कनेक्शन होता है। मोस्टली नेटिकेट्स जो होता है ये इसका जो ज़्यादा किस लिए किया जाता है कि ताकि कोई भी जो पर्सन वगैरह जो इंटरनेट के ऊपर चीज़ों वगैरह को यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए ही वो इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह का मवाद जो इंटरनेट के ऊपर आप नहीं डाल सकते जो कि बहुत ज़्यादा वायलेटेड हो, ठीक है, जिसके अंदर वायलेंस जो बहुत ज़्यादा हो, तो इस वजह से ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो कि इंटरनेट के ऊपर काम करने के लिए लगाई होती हैं, ठीक है, उसको आप नेटिकेट्स का नाम दे सकते हैं। मोस्टली सबसे पहले ये जो चीज़ हुई थी ये ईमेल्स के लिए
इसको डिस्कवर किया गया था कि जी ईमेल आप किस तरह की ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, ये चीज़ें उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन वगैरह दी थी। गाइडलाइन फॉर ईमेल, तो मोस्टली सबसे पहले ये ईमेल के ज़रिए इसको नेटिकेट्स के जो रूल थे इसको अप्लाई किया गया था कि जी ईमेल के अंदर आप, क्योंकि ईमेल के साथ आप क्या करते हो कि आप पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, एक जगह पे बैठे हुए। अब अगर कोई बिज़नेस बिहेवियर की बात करता है, ठीक है, कोई बिजनेस मैन है, ठीक है, तो ज़ाहिर है अब आमने सामने बैठ के बात करें तो वो कुछ अखलाकियात को मुतय्यन करते हुए वो बात एक हद तक वो बातों को एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन ईमेल्स में भी, ठीक है, वो करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि जी कोई भी चीज़ जो होगी वो आपके बिज़नेस रूल से वायलेट नहीं करनी चाहिए, या आपके जो बिहेवियर है वो इससे वायलेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत में उसका जो भी नुकसान होगा, ठीक है, वो आपको ही करनी चाहिए। और इसके बारे में कुछ एडिशनल जो होती हैं, ठीक है, जो कि ईमेल्स के ज़रिए ईमेल की जो नेटिकेट्स होती हैं इनके ऊपर कुछ और भी एडिशनल हैबिट्स वगैरह जो हैं वो आपको नीचे दिखाई होंगे कि कौन कौन सी जो हैबिट है वो ईमेल करते हुए आपको वो फॉलो करनी चाहिए। तो जो सबसे पहले है वो है आस्क अबाउट वन टॉपिक, यानी कोई भी अगर आप ईमेल के ऊपर आप किसी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं या किसी को आप ईमेल कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जो कि उसके रिलेटेड जो भी किसी ने आपको पूछा होगा, ठीक है, आपने सिर्फ उस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए उसी के ऊपर सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी है। ये नहीं होगा कि आप एक ही ईमेल के ऊपर आप 5-6 चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो इस सूरत में क्या होगा कि जो ईमेल वगैरह आपने सेंड की होगी या अगले ने आपसे कुछ पूछने के लिए वो आपको भेजी होगी और आपने उसके बदले में कोई आंसर वगैरह उसको देना होगा, तो वो क्या बात होगी कि वो जो होगी वो यहाँ तो इग्नोर हो जाएगी ठीक है, तो यहाँ वो किसी की नज़र में नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो लिहाजा ईमेल करते हुए हमेशा यही बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो जिस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं आप सिर्फ उसी टॉपिक को डिस्कस करें और उससे ज़्यादा कोई भी टॉपिक जो है वो आप डिस्कस ना करें। उसके बाद इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि आप जब किसी खास चीज़ के मतलब बात कर रहे हैं तो उसके वो भी साथ ईमेल के अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। ये अब इसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूँ कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ईमेल के ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछता है, ठीक है, तो आप बदले में उसको यस या नो कर देते हो, तो इसका मतलब है कि उस ईमेल का अगले जो ईमेल जिसको आपने भेजी होगी, ठीक है, उसको इसका इतना ज़्यादा जो कंटेक्स्ट होगा वो वाज़ह नहीं होगा कि जी इसने किस बारे में ये मुझे कहा है। अगर तो आप सिंपली जो उसने क्वेश्चन वगैरह पूछा है, ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चन भी साथ लिख के आप नीचे उसका आंसर लिख दो यस या नो की सूरत में, तो इस तरह उसको वाज़ह हो जाएगा कि जी मैंने ये उसको कहा था और इसने मुझे इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है। तो लिहाजा जब भी ईमेल वगैरह करें तो ईमेल का जो कंटेक्स्ट है, ठीक है, वो सब के लिए जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए ताकि सबको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। और उसके बाद ऑटोमेटेड रिप्लाई है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप ईमेल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, या आप वेकेशन वगैरह पर हैं, तो आपको एक इस तरह ऑटोमेटिक रिप्लाई ईमेल के अंदर रखना, ऑटोमेटिक रिप्लाई इसके अंदर जनरेट करना चाहिए जो कि ईमेल को वो उसको जो भी ईमेल आपको सेंड करे वो बदले में आपको वही रिप्लाई जो है वो सेंड करते। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप फॉर एग्जांपल छुट्टियों पर हैं, ठीक है, कोई भी आपको ईमेल करता है तो आपका जो ईमेल है, ठीक है, जो कि मेल सर्वर होता है वो ऑटोमेटिकली इसको रिप्लाई कर दे दी आई एम ऑन वेकेशन, आई एम नॉट टू डू एनी वर्क, ठीक है। तो इस तरह का एक मखसूस सा जवाब जो होता है वो अगले को मिल जाए तो उसको भी वो क्लियर हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं कोई रिप्लाई करते तो अगले को ये नहीं पता चलता कि जी आप किस वजह से उसको रिप्लाई नहीं कर रहे। तो लिहाजा उसके लिए आपको एक इस तरह का ऑटोमेटिक रिप्लाई जो है वो अपनी ईमेल के अंदर जनरेट करना चाहिए जो कि जो भी कोई आपको ईमेल सेंड कर रहा है वो उसको रिप्लाई जो है वो मिल जाए। उसके बाद आंसरिंग मेल इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप छुट्टियों पर थे और आपको बहुत ज़्यादा मेल्स आ गई हैं तो
अब क्या होगा कि इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है कि आप इसको रिवर्स आर्डर में शुरू करें। ठीक है, रिवर्स आर्डर में यानी फॉर एग्जांपल जो सबसे एंड पे आई है उसका आप आंसर जो है वो उसको सबसे पहले दें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग टाइम के लिए अपनी ईमेल्स वगैरह चेक नहीं की या अपने जो ईमेल सेंडर्स हैं उनको आपने कोई भी आंसर नहीं दिया, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि कुछ मेल जो होंगी वो आउट टाइम हो जाएंगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, जिस तरह व्हाट्सअप के ऊपर अब अगर आपको पिक वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है, 3-4 दिन के बाद या एक वीक के बाद जब आपको बंदा उसको डाउनलोड करने की कोशिश करता है या देखने की कोशिश करता है तो वो नहीं होती, क्योंकि वो आउट ऑफ टाइम चली जाती है कि इतनी देर तक ये पिक्चर जो है या ये जो सेंड की हुई है, ठीक है, ये इतनी देर तक इसके ऊपर वैलिड रहेगी। तो इसी तरह मेल्स भी होती हैं कि कुछ मेल जो होती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा पुरानी मेल्स हो जाएं, ठीक है, तो वो आउट ऑफ टाइम चली जाती हैं कि जी अब ये मेल्स आपको शो नहीं हो सकती हैं, सर्वर ने इस मेल को डिलीट कर दिया है। तो इस तरह फिर क्या होता है कि जो सबसे बाद में मेल्स आपको आती हैं आप उसी से रिवर्स आर्डर की सूरत में उनको रिप्लाई करना शुरू करें। उसके बाद क्लैरिफाइंग ऑनरशिप ऑफ ईमेल्स। ठीक है, अब कोई भी बंदा आपको ईमेल सेंड करता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जी किस आदमी ने किस कंटेक्स्ट में मुझे मेल जो है वो सेंड की है। अगर आप वही मेल, ठीक है, अपनी तरफ से फॉरवर्ड करके किसी और पर्सन को भेजोगे, आपको तो पता चल जाएगा कि जी इसने मुझे ये मेल जो है वो इस कंटेक्स्ट में दी है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको भेजोगे तो अगले को शायद वो जहन में कोई और चीज़ हो कि जी इसने ये मेल क्या भेजी है, ठीक है। तो इसी तरह जिस बंदे ने बेची है कम से कम उसके बारे में आपको जो क्लेरिफाइंग या अगले बंदे को आपको इस तरह की क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए कि जी ये इस कॉन्टेक्स्ट में मेल है, ताकि अगला बंदा भी जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस तरह फॉरवर्ड करने से मोस्टली क्या होता है कि लोग गुरेज ही करते हैं, क्योंकि एक बंदे को जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं ईमेल्स के ऊपर, वो दोनों तो जानते हैं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ईमेल्स कर रहे हैं, लेकिन तीसरा बंदा उसके बारे में नहीं जानता कि जी ये किस बारे में हो रही हैं। तो लिहाजा उसको फॉरवर्ड करने की बजाय आप उसको एक इस तरह करें कि अपनी तरफ से एक न्यू ईमेल जनरेट करके वो सेंड कर दें। उसके बाद यूज़ इमोशन आइकॉन्स। ठीक है, ये इस तरह के आइकॉन्स वगैरह जो यूज़ करते हैं आजकल, तो इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह फेसबुक होगी या व्हाट्सअप वगैरह होगी, इसके अंदर ही जिसको आम सिंपल लैंग्वेज में हम वर्ड में हम इमोजी कहते हैं, ठीक है, ये साइंस वगैरह जो होते हैं ये किसी भी इंसान की जो उसकी ये कह सकते हैं कि हालत होती है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर इंसान कोई हैप्पी हो के मैसेज कर रहा है तो वो इमोजी का साइन जो हैप्पी साइन है वो यूज़ करता है, तो आपको पता चल जाता है कि जी ये इस वक्त हैप्पी है। तो इस तरह लिहाजा ईमेल्स के अंदर भी आप इस तरह के जो साइंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और उसके वो आप अपने जो भी आपकी इमोशंस हैं या जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप उसका इजहार जो होता है वो अगले बंदे को इसके ज़रिए कर सकती हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज का हमारा यही लेक्चर था। ठीक है, खुदा हाफिज़। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।